हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रीमा सुबह के समय सभी के लिए किचन में नाश्ता बना रही थी। तभी वहाँ पर उसकी सास कमला आती है और रीमा से कहती है, रीमा बहू, सुबह के 11 बज गए हैं, लेकिन अभी तक सोनम नहीं आई उठकर अपने कमरे से। कहाँ है वो? जरा जाकर देखना। फिर कहती है कि मैं कॉलेज के लिए लेट हो गई हूँ। अरे माँ जी, आज संडे है, आज के दिन कॉलेज की छुट्टी है उनकी। अच्छा तो क्या हुआ? कम से कम आज जल्दी तो उठ जाना चाहिए। उसे कोई कसम देकर गया है क्या कि संडे को जल्दी नहीं उठ सकते? उसे जाकर उठा और बोल कि नहा धोकर आए, मेरे साथ मंदिर चले। अच्छा ठीक है माँ जी, जाती हूँ, अभी बोल कर आती हूँ। इतना कहकर अब रीमा सोनम के कमरे में जाती है और देखती है कि सोनम अब भी सो रही थी। ये देखकर वो कहती है, अरे ननन जी, तुम अभी तक सो रही हो? नीचे माँ जी ने पूरा घर सर पर उठा लिया है और वो गुस्सा कर रही है कि आप क्यों नहीं उठ रही हो। अरे भाभी, ये भी कोई बात है? आज संडे है, सोने दो ना थोड़ी देर और। मैं तो मना कर रही थी, लेकिन माँ जी ने कहा कि मैं तुम्हें उठा दूं और तुम जल्दी से नहा धोकर नीचे आ जाओ, माँ जी के साथ मंदिर जाना है। मुझे नहीं जाना कहीं, बस सोने दो मुझे। ठीक है, तो मैं माँ जी को यहीं भेज देती हूँ, तो वही आपको बताएंगी ठीक से। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ कुछ देर में, अब तो जाओ आप। सोनम की बात सुनकर रीमा वहाँ से चली जाती है और सोनम जल्दी से उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है। जब वो नीचे जाती है तो उसे देखकर कमला कहती है, आ गई महारानी उठकर? संडे के दिन भी 11 बजे तक सोती है, शर्म नहीं आती? भाभी पूरा दिन काम करती रहती है, या फिर मेरे साथ मंदिर ही चल लिया कर। अरे आप भी ना, सुबह सुबह चालू हो गई, बस एक ही तो छुट्टी मिलती है संडे की, और उसमें भी आप मुझे चैन से नहीं जीने देती। मेरे साथ की बाकी लड़कियों को देखो, संडे का पूरा दिन सोती हैं या फिर शॉपिंग करती हैं। शॉपिंग करने के लिए उनके माँ बाप के पास अपना कारोबार तो है। यहाँ कौन से तेरे बाप ने फैक्ट्री खोल रखी है जो तुझे हर हफ्ते नए नए कपड़े लाने के लिए पैसे देती रहूं? ये सब बातें बंद करो और ये बताओ, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? अगर कोई काम नहीं है तो मैं जा रही हूँ सोने। सोने की बात ही मत कर, चल मेरे साथ जल्दी मंदिर चल। माँ, आपको पता है कि मुझे भगवान में विश्वास ही नहीं है, तो आप मुझे बार बार मंदिर जाने के लिए क्यों बोलती रहती हो? अरे तू तो है ही नास्तिक, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी नास्तिक हो जाए। चल मेरे साथ चुपचाप। इतना कहकर अब कमला सोनम को अपने साथ ले जाती है। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन जब सोनम कॉलेज जाती है तो वहाँ उसका एक लड़का पीछा कर रहा होता है। सोनम को भी ये महसूस तो हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो फिर से आगे चलने लगती है। तभी पीछे से कोई आकर उसे कमर से पकड़ लेता है। ये देखकर सोनम कहती है, तुम पागल हो क्या? डरा दिया मुझे, ऐसे अचानक से कोई आता है क्या? अरे यार, तुम भी ना छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाती हो, मुझे महसूस नहीं कर पाती क्या? अगर मैं तुम्हें महसूस नहीं कर पाती ना, तो जब तुमने मुझे पकड़ा था ना, तभी एक जोर का तमाचा जड़ देती तुम्हारे गाल पर। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुम ऐसा शिमला जाओगी घूमने या भी नहीं जाओगी? यार ऋतिक, तुम्हें तो पता है ना मेरी मम्मी के बारे में, वो नहीं जाने देती मुझे कहीं। अरे तो कह देना ना, तुम्हारी दोस्त भी जा रही है साथ में घूमने के लिए, फिर तो मना नहीं करेगी ना। ठीक है ऋतिक, तुम कहते हो तो एक बार मैं माँ से बात करके देख लेती हूँ। इतना कहकर अब सोनम वहाँ से अपने घर चली जाती है और घर आकर वो अपनी भाभी से कहती है, भाभी, आपकी एक हेल्प चाहिए। मैं ये जानती हूँ कि सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं, तो प्लीज। क्या बात है सोनम, कुछ पैसे चाहिए क्या तुम्हें? नहीं भाभी, वो मेरी कुछ दोस्त हैं और मैं बाहर कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कुछ दिनों के लिए बस, तो उसके लिए आप माँ से बात कर सकती हो। मुझे पता है वो आपकी बात जरूर मानेंगी। ये तो थोड़ा मुश्किल है सोनम, लेकिन मैं एक बार बात करके देखूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि माँ जी मानेंगी। भाभी, मेरे लिए बस एक बार माँ को मना लो। सोनम के कहने पर अब रीमा अपनी सास के पास सोनम के लिए बात करती है और बहुत मनाने पर कमला हाँ भी कर देती है। कुछ ही दिनों बाद सोनम अपने बॉयफ्रेंड ऋतिक के साथ शिमला घूमने के लिए निकल जाती है। 3 दिनों तक दोनों शिमला में रुकते हैं और जब सोनम घर वापस आती है कि उसने अपने एक दोस्त के बेटे के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया है। ये बात सुनकर सोनम परेशान हो जाती है और अगले दिन जब वो कॉलेज जाती है तो ऋतिक से कहती है, ऋतिक, तुम्हें पता है जब हम दोनों बाहर शिमला गए थे तो मेरी माँ ने अपनी एक दोस्त के बेटे के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया है। वो जल्दी ही मेरी शादी करवाना चाहती हैं। अब मैं क्या करूं?
अरे यार इतना परेशान क्यों हो रही हो? रिश्ता ही तय हुआ है ना, शादी तो नहीं हुई ना। तुम भी ना कोई भी बात की टेंशन ले लेती हो। ऋतिक ये वक्त मजाक का नहीं है यार, मेरी माँ शादी कभी भी करवा सकती है। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा, मेरे घर रिश्ता लेकर आओ और जल्दी हम दोनों शादी कर लेते हैं। तुम पागल हो क्या सोनम? अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी मैं शादी नहीं कर सकता। बस थोड़े टाइम रुक जाओ, कॉलेज पूरा होने दो, उसके बाद अच्छी सी जॉब ढूंढकर हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन मैं ज्यादा दिन नहीं रुक पाऊंगी। अगर आज मैं इस रिश्ते से मना कर दूंगी तो वो कल दूसरा रिश्ता लेकर तैयार रहेंगी। कम से कम तुम मेरे घर वालों से अपने घर वालों को मिलवा तो दो। अच्छा बाबा ठीक है, मैं घर में बात करके देखता हूँ, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर ऋतिक और सोनम वहाँ से चले जाते हैं। यूं ही कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन सोनम की तबीयत अचानक ही बिगड़ जाती है, तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और ये बात जब वो ऋतिक को कॉल पर बताती है तो उसकी भाभी भी सुन लेती है और सोनम से फोन छीनकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, तो तुम इसलिए गई थी शिमला, और वो भी अपने बीएफ के साथ? शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे इतनी ही जल्दी थी ये सब करने की तो शादी क्यों नहीं की उसने? भाभी वो शादी से मना कर रहा है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब कुछ कर भी तो नहीं सकते, चलो मुझे उसके घर लेकर चलो। इतना कहकर अब दोनों ऋतिक के घर जाती हैं और उसकी माँ और पिता को सब कुछ बताती हैं। जिसके बाद ना चाहते हुए भी ऋतिक और उसके घर वालों को शादी के लिए राजी होना पड़ता है और वो सोनम के घर उसकी शादी की बात करने आते हैं। लेकिन सोनम माँ बनने वाली थी तो उसकी शादी जल्दी करवाने के लिए वो पंडित के पास जाते हैं। लेकिन 9 महीने से पहले कोई भी अच्छा मुहूर्त नहीं मिलता, जिस वजह से रीमा ऋतिक की माँ और कमला से कहती है, माँ जी अब जो होना था सो हो गया। शादी तो 9 महीने से पहले होने नहीं वाली, उससे पहले ही ननन जी का बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। और आंटी जी अभी आपके बेटे का ही बच्चा है तो क्यों ना ननन जी की गोद भराई भी कर देते हैं। लगता है तुम ठीक कह रहे हो, आज नहीं तो कल ये बच्चा और माँ हमारे घर में आने वाले हैं। वो बात अलग है कि बाकी माँ की गोद भराई शादी के बाद होती है और हमारी होने वाली बहू की शादी से पहले हो जाएगी। रीमा की बात को सही मानकर रानो और कमला सोनम की गोद भराई करवाते हैं। जब ये बात मोहल्ले में सबको पता चलती है कि रीमा की बिन ब्याही ननद की गोद भराई हो रही है तो लोग भी उन्हें बहुत भला बुरा कहते हैं, पर उन्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी बातों से। और ठीक 9 महीने बाद जब सोनम का बच्चा इस दुनिया में आता है उसके बाद सोनम की ऋतिक से शादी हो जाती है। सुबह के 4 बज रहे थे। पेट के दर्द से परेशान होकर कमोलिका उठकर बैठ जाती है और बोलती है, उफ, पता नहीं क्यों भगवान ने हम लड़कियों के साथ ही नाइंसाफी करी। हर महीने ये बिन बुलाए मेहमान टाइम से पहले ही आ जाते हैं। इतना कहकर कमोलिका वॉशरूम में जाती है और फ्रेश होकर आती है और पीरियड्स पेन से परेशान होकर कमरे में इधर उधर टहलने लगती है। तभी पलंग पर सोए वो अपने पति अनूप को देखकर कमोलिका मन ही मन में सोचती है, इनको देखो क्या मस्त घोड़े हाथी बेचकर सो रहे हैं। इनको कोई परवाह नहीं है कि इनकी बीवी कितनी तकलीफ में है। नींद आ रही है लेकिन इस दर्द में सोया भी नहीं जाएगा। ऐसे ही घूमते घूमते सुबह के 6 बज जाते हैं। कमोलिका का दर्द पहले से कम हो जाता है और वो पलंग पर जाकर लेट जाती है। तभी उसकी आंख लगने ही वाली होती है कि तभी उसकी सास मंदिरा कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगती है। बहू बहू, अरे ओ कमोलिका बहू, उठ जा, सूरज निकल गया है, कब तक सोती रहेगी? आ रही हूँ सासू माँ। कमोलिका की आवाज सुनकर मंदिरा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कमोलिका फ्रेश होकर अपनी सास के पास जाकर बोलती है, जी माँ जी कहिए क्या हुआ? होना क्या है, सुबह हो गई, चाय नाश्ता बनाओ। पता नहीं क्या कि अनूप के काम पर और मानवी के कॉलेज जाने का समय हो गया है। जी माँ जी जाती हूँ। अपनी कमर पर हाथ रखे कमोलिका रसोई में जाती है और काम करने लगती है। कुछ देर बाद सभी के लिए नाश्ता रेडी करके वो टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद सभी लोग साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। और तभी कमोलिका की ननद मानवी बोलती है, भाभी पराठे में नमक जरा कम लग रहा है, जरा अचार का डब्बा तो लाना। अरे तुम खुद ले लो ना प्लीज।
क्यों, तेरे पैरों में फेविकोल लग गया है जो चल नहीं रहे? जा जाकर लेकर आ। माँ जी मैं नहीं जा सकती, समझा करो। अरे कमोलिका क्या हो गया? ये तो रहा किचन, ला दो अचार। अरे कह दिया ना नहीं जा सकती, एक बार में समझ ही नहीं आ रहा है। पीरियड्स हुए हैं मुझे और मेरे हाथ लगाने से सारा अचार खराब हो जाएगा, ऐसा माँ जी कहती है। आया समझ में क्यों नहीं जा रही? कमोलिका की बात सुनकर सभी का मुंह बंद हो जाता है और बिना कुछ कहे मानवी रसोई में जाकर अचार का डब्बा लेकर आती है और अनूप भी नाश्ता खत्म करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद मानवी अपनी भाभी से बोलती है, सॉरी भाभी, माफ करना। मैं समझ सकती हूँ आपको इस वक्त बहुत तकलीफ हो रही होगी। मैं आपकी बात को समझ नहीं पाई। अगली बार से मैं ख्याल रखूंगी। अपना ध्यान रखना। मैं चलती हूँ। इतना बोलकर मानवी भी वहाँ से चली जाती है। तभी मंदिरा कोमलिका से कहती है, तूने शर्म बेच खाई है क्या? अरे कैसे मुंह फाड़ के बोल रही थी अनूप के सामने, वो भी अपनी माहवारी के बारे में। ये औरतों की बातें होती है, पर्दे में ही अच्छी लगती हैं। माँ जी मैं तो पर्दे में ही कह रही थी, पर आप समझे तब ना। आपको तो हर चीज खोल खोल कर समझाओ तब आपको समझ आता है। यहाँ दर्द में मेरी जान जा रही है, आपको शर्म हया की लगी हुई है। अरे ओ फूल से कमजोर, तू कोई पहली औरत या लड़की नहीं है जिसे ये सब हो रहा हो। हमें भी होता था, हम भी सब करते थे, इसलिए काम न करने की नौटंकी तो बिल्कुल भी मत करियो। माँ जी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं काम नहीं करूँगी या फिर मैं कामचोर हूँ। मैंने ना कभी पहले मना किया था ना अब करूँगी। मैं जा रही हूँ, बस आप अपनी इस तीखी जुबान पर थोड़ा रोक लगा लो। इतना कहकर कोमलिका वहाँ से चली जाती है और घर के सारे काम खत्म करती है। जैसे तैसे उसके पीरियड्स के 6 दिन निकल जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है और कोमलिका के पीरियड्स के दिन फिर से आ जाते हैं और हर बार की तरह इस बार भी उसे पेट में बहुत तेज दर्द होता है। साथ ही उसके पैर भी ज्यादा काम करने की वजह से सूज जाते हैं। ऐसे ही कोमलिका घर का काम खत्म करके अपने कमरे में बैठी होती है। तभी वहाँ मानवी आकर बोलती है, भाभी आप ठीक हो ना? हाँ मानवी मैं ठीक हूँ, बस पूरा बदन टूट रहा है दर्द से, मन कर रहा है सो जाऊं। तो भाभी आप आराम कर लो ना, सारा दिन इतना काम करती हो। पैर देखो आपके कितने सूज गए हैं। लाओ मैं दबा दूं आपके पैर। अरे नहीं नहीं मानवी कैसी बातें करती हो, मैं ठीक हूँ, ये दर्द भी ठीक हो जाएगा। भाभी जब मुझे पीरियड्स होते हैं तो आप भी तो मेरा कितना ख्याल रखती हो। एक टाइम पर मैं कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन आप हर चीज का ख्याल रखती हो। अब आप बिना कोई सवाल किए लेट जाओ, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। मानवी की बात सुनकर कोमलिका पलंग पर लेट जाती है और मानवी उसके पैर दबाने लगती है। कुछ देर में कोमलिका गहरी नींद में सो जाती है और मानवी कमरे की लाइट बंद करके वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद कोमलिका के कमरे में मंदिरा आती है और कोमलिका को ऐसे सोता हुआ देखकर उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। वो कमरे की लाइट ऑन करती है और टेबल पर रखा हुआ पानी का जग उठाकर कोमलिका पर पानी डालती है, जिस वजह से कोमलिका एकदम से उठ जाती है और मंदिरा बोलती है, क्यों रे करमजली, तेरे बाप ने 10-12 नौकर भेजे हैं क्या दहेज में, जो महारानी आराम से पैर पसार कर सो रही है? माफ करना माँ जी, पता नहीं चला मेरी आँख कब लग गई। झूठ मत बोल, तू सब जानती है कि कैसे कब आँख लगी तेरी। अरे ये लाइट के अपने आप बंद हो गई कमरे की। माँ जी वो करना बंद कर, समझी? जाकर कपड़े धो, इतना ढेर लगा है जो महारानी का आराम हो गया हो तो। अपनी सास को बिना कुछ कहे ही कोमलिका उठकर कपड़े धोने के लिए चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और मंदिरा का जुर्म कोमलिका पर बढ़ता जाता है। पीरियड्स के दिन हो या नॉर्मल दिन, मंदिरा कोमलिका से जमकर काम करवाती, जिस वजह से कोमलिका अपना ख्याल अच्छे से नहीं रख पाती थी और ना ही टाइम पर खा पी पाती थी। ऐसे ही महीने बीत जाते हैं और एक शाम पीरियड्स के दिन में रसोई में काम कर रहे कोमलिका काम करते करते अचानक बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ मानवी आती है और कोमलिका को बेहोश देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी से अनूप को बुलाती है, जिसके बाद दोनों भाई बहन मिलकर कोमलिका को हॉस्पिटल ले जाते हैं।
और डॉक्टर कोमलिका को चेक करके बोलती है। अनूप, आप कैसे पति हैं? आपकी पत्नी की हालत देखी है? वो पीरियड्स में है। ऐसे टाइम पे औरत की कितनी केयर करने की जरूरत होती है। आप जानते भी हैं आपकी बीवी की हालत कितनी खराब है। उनको कमजोरी है, साथ ही उनकी बॉडी में ब्लड की भी बहुत कमी है। पैर देखे उनके कितने सूज रहे हैं। अरे आप लोग गधों की तरह काम करवाते हैं क्या औरतों से? मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, आप उनको टाइम पर देते रहना। अनूप और मानवी कोमलिका का चेकअप करवाकर और दवाइयाँ लेकर घर आ जाते हैं और घर आते ही मंदिरा गुस्से में बोलती है। क्यों रे महारानी, दुनिया में तू अकेली बहू बनी है? अरे जरा काम क्या करवा लिया, तू तो बेहोश होने लगी। नहीं किया जाता काम तो साफ बोल दे, ये ड्रामेबाजी क्यों दिखा रही है? बस माँ, बहुत कह लिया आपने। अरे मैंने आज तक कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं समझता था कि औरतों की बात है, आप बेहतर जानती होंगी। पर नहीं, आप तो एक औरत होकर भी मेरी कोमलिका का दर्द नहीं जान सकी। अरे इन मुश्किल दिनों में आपको उसका ख्याल रखना चाहिए, पर आप तो उससे गधों की तरह काम करवाती हैं। हाँ माँ, आप जानती भी हैं भाभी इन दिनों मेरा कितना ख्याल रखती हैं। खाने से लेकर पहनना, सोना, आराम, हर चीज का ख्याल रखती हैं। वो भी तो औरत है, क्या हम उनका ख्याल नहीं रख सकते? सभी की बात सुनकर मंदिरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। और अब से जब भी कोमलिका को पीरियड्स होते, मानवी और मंदिरा मिलकर उसका खूब ख्याल रखती। भारत में चावल से अनेकों व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे कि पुलाव, बिरयानी, सादे चावल, नमकीन चावल इत्यादि। ऐसे ही थी एक चावल खाने की शौकीन चारू। चारू सुबह सवेरे कॉलेज जाने के लिए रेडी होकर कमरे से बाहर आकर अपनी माँ रूपा को बोलती है। माँ, जल्दी से मेरा नाश्ता दे दो, मुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही है। हाँ हाँ, ला रही हूँ। रूपा नाश्ते की प्लेट लिए हुए चारू के पास आकर कहती है, ले, गर्मा गर्म पराठे खा ले। पराठे क्यों माँ, मुझे चावल खाने हैं। फिर से चावल? अभी रात को ही तो छोले चावल खाए थे। ये पराठे बनाने में तुझे पता है कितनी मेहनत लगी है। चुपचाप खा ले, चावल ही खाती रहती है हमेशा। माँ, किसने कहा था आपसे इतनी मेहनत मजदूरी करने के लिए? अरे आपको पता है ना कि चावल खाए बिना मेरा पेट नहीं भरता। जाइए, मेरे लिए चावल बना दीजिए। अभी तो बड़ा गला फाड़ रही थी कि तू कॉलेज के लिए लेट हो रही है, अब चावल खाते हुए तू लेट नहीं हो रही। माँ, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। 5 मिनट में चावल बन जाएंगे, जल्दी से कुकर में सीटी लगवा दो। गर्मा गर्म चावल ले आओ। इतनी अच्छी सब्जी के साथ चावल तो होने ही चाहिए। चारू की जिद के कारण रूपा को दोबारा मेहनत करते हुए चावल बनाने ही पड़ते हैं। और जैसे ही चारू कुछ देर में टेबल पर अपने पसंदीदा चावल देखती है, तो वो कहती है, ये हुई ना बात, अब हुई मेरे पेट की भूख शांत। ना जाने इस लड़की को चावल की कितनी भूख है। ऐसा भी क्या है इन चावलों में जो इनके पीछे पड़ी रहती है और तुझे रोटी नहीं भाती? सब कुछ माँ, इसके ये सफेद सफेद मोती जैसे खिले दाने, इस बासमती चावल की खुशबू, इसका स्वाद। आप ही बताओ माँ, कोई रोटी और पराठा कभी चावल का कंपैरिजन कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। बस कर मेरी चावलों की देवी, चुपचाप खा और निकल कॉलेज के लिए। खाना खत्म करते हुए चारू जल्दी से कॉलेज निकल जाती है और कॉलेज पहुंचकर उसको आते देखकर उसका दोस्त रमन कहता है, वो देख आ गई चावल। चारू खुश होकर दोनों के पास आकर कहती है, गुड मॉर्निंग गाइस। आ गई चावल। अबे ओ ढक्कन, याददाश्त कमजोर हो गई है क्या तेरी? चावल नहीं, चारू नाम है मेरा। चावल ठूसने वालों को चावल ही बुलाते हैं। चावल खा खा के शकल भी चावल जैसी हो गई है और हुलिया भी चावलों जैसा हो। ओए शीतल, समझा ले इस रमन को, वरना एक पंच मारूंगी ना तो उजड़े चमन जैसा नजर आएगा। सच ही तो कह रहा है वो। और ये क्या कड़ी चावल बनी फिर रही है तू? और किसी कलर की ड्रेस नहीं थी क्या पहनने को? क्यों, अब क्या खराबी है मेरे कपड़ों में? तेरा ये येलो व्हाइट ड्रेस कड़ी चावल के जैसा ही लग रहा है। अबे तूने स्कूल में वो जोक तो सुना ही होगा। कौन सा बे? यही वाला, डबल बैटरी सिंगल पावर, हाथ में रोटी मुंह में चावल, ये तेरे लिए ही बना था। ओए चश्मिश, अब अगर तूने मेरे चावल के खिलाफ एक और शब्द बोला ना तो मैं तुझे मार मार कर तेरे चश्मे का नंबर बढ़ा दूंगी। फिर तुझे पुलाव में बिरयानी और बिरयानी में नमकीन चावल दिखाई देंगे, समझा क्या? अत्यधिक मात्रा में चावल खाने वाली चारू दिन भर चावल से ही अपना पेट भर लिया करती। गुजरते समय के साथ चारू की शादी अभय नाम के लड़के से हो जाती है।
जहाँ उसकी सास शांति उसे कहती है, बहू, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ तुझ पर आ गई हैं। मुझे तुझसे बहुत सारी आशाएं हैं। तू इस घर को खुशियों से भरना। जी सासू माँ। शादी की रात अभय कमरे में आकर कहता है, तुम बहुत सुंदर लग रही थी और शादी का अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था और खाना भी काफी लाजवाब था। जी, सबसे शानदार तो बासमती चावल थे और वो पुलाव तो लाजवाब थे। अरे सारी तारीफ चावल की ही कर दोगी क्या? शाही पनीर और मिक्स वेज भी तो कितनी अच्छी थी। हाँ हाँ, वो भी अच्छा था, पर खाने में चावल का होना भी जरूरी है। चावल के बिना ना खाना अधूरा सा रहता है। मुझे तो चावल खाना बहुत पसंद है। बिना चावल खाए तो मेरा पेट ही नहीं भरता। तुम्हें चावल इतने ज्यादा पसंद है क्या? तभी तुम चावल की तारीफ के पुल बांध रही हो। हाँ हाँ, बिना चावल के भी भला कोई खाना होता है क्या? तुम लड़कियों का भी ना अजीब ही है। क्योंकि जो मजा चावल खाने में है ना, वो रोटी पराठा किसी चीज में नहीं है। अरे हम लड़कियां तो सोच कर ही उछल पड़ती हैं कि चावल बनेंगे तो रोटी कैंसिल। वक्त गुजरने के साथ सुबह हो जाती है और चारू सारा काम काज खत्म करके किचन में आकर खाने की तैयारी करते हुए कढ़ी चावल बनाने लगती है, जिसके कुछ ही पल में शांति किचन में आकर बोलती है, अरे वाह बहू, बड़ी सवेरे उठ गई और क्या बना रही है अपनी पहली रसोई में? माँ जी, कढ़ी चावल बना रही हूँ। क्या कढ़ी चावल? अरे आज तेरी पहली रसोई है बहू। रसोई में कुछ मीठा बनाकर शुरुआत करते हैं, पर तूने तो तीखे से कर दी। इतनी भी क्या जल्दी थी खाने की? अगर माँ जी को बताया कि मुझे भूख लग रही है तो मुझे भुक्खड़ पेटू न जाने कैसे कैसे नाम देंगी। अरे चारू बहू, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं माँ जी, वो क्या है ना, अभय जी को कढ़ी चावल बहुत पसंद है। उन्हें खाने का मन कर रहा था, इसीलिए बस। अब है, ये कब से चावल खाने लग गया? सुबह में तो ये रोटी खाता है, इससे पहले तो कभी चावल की फरमाइश नहीं करी। खैर कोई नहीं, बना ले। पति को ढाल बनाकर चारू अपना बचाव कर लेती है। कुछ देर में सभी एक साथ खाना खाते हैं और शांति कहती है, वाह बहू, कढ़ी चावल तो बड़े लाजवाब बनाए हैं तूने। शुक्रिया माँ जी। समय गुजरता है पर चारू दिन रात खाने में सिर्फ चावल ही बनाया करती और हर रोज चावल खाने से ऊबकर उसकी सास शांति बहुत परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही एक शाम चारू शांति के पास आकर कहती है, माँ जी, खाने में क्या बनाऊं? मुझसे क्या पूछ रही है बहू? आज भी दाल चावल बना ले। माँ जी, आप इतना उखड़ी उखड़ी से क्यों है? लगता है आपको भूख लगी है, इसीलिए आप चिड़चिड़ी हो गई हैं। रुकिए, मैं आपके लिए टेस्टी टेस्टी दाल चावल लेकर आती हूँ। यही रुक जा, खबरदार जो चावलों का नाम भी लिया तो जब देखो तब चावल। अरे दिन भर फोन में आंखें गड़ाई रहती है, कभी कुछ और रेसिपी भी देख लिया कर। रोज रोज चावल खिलाकर एहसान मत किया कर। फीके चावल खा खा कर शरीर में सुस्ती छा गई है, कुछ और भी ट्राई कर लिया कर। माँ जी, मैं समझ गई। आधी अधूरी जानकारी के साथ चारू किचन में आकर वेज बिरयानी बनाकर टेबल पर लाती है। ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म वेज बिरयानी खाइए। फिर से चावल? हे भगवान, आखिर कब इस चावलों से छुटकारा मिलेगा? ये क्या है बहू? माँ जी, ये वेज बिरयानी है। आपने कहा था ना कि उबले चावल खा खा कर आपका मन भर गया है, इसीलिए मैं चटपटे राइस बिरयानी बना लाई। है तो चावल ही। अरे आलसी नकारी, रोटी की शक्ल देखिए, महीना भर हो गया। दिन रात चावल खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं। जो ताकत रोटी से मिलती है वो चावल से नहीं मिलती। पर माँ जी, मुझे रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पर हमें तो रोटी खाने की आदत है चारू। हम जानते हैं कि तुम्हें चावल पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारी पसंद हम अपनी पसंद भी बना लें। इस चावल से पेट भरता भी है क्या? एक महीने में 50 किलो चावल की खपत हो चुकी है, पर आटे की थैली अभी भी किचन के कोने में पड़ी पड़ी मुंह देख रही है। थोड़ा बहुत रहम उस पर भी कर ले। 10 किलो की थैली तस से मस नहीं हुई। वो थैली हमारे खाने के लिए मंगवाई है, कीड़ों के खाने के लिए नहीं। कल से रोटी बनाने का कष्ट कर लियो। ठीक है माँ जी, कल से मैं आप दोनों के लिए रोटी बना दिया करूँगी। हमारे लिए मतलब? मैं तो माँ जी चावल खाने की आदी हूँ। चावल के बिना मेरा गुजारा नहीं है। रोटी मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चावल ना मिले ना तो मेरी तो भूख ही नहीं मिटती। अरे हम कौन सा तेरे चावल खाने पर सदा सर्वदा के लिए रोक लगा रहे हैं? सुबह रोटी बना ले और शाम को चावल बना ले। ऐसे खान पान भी सही रहेगा, सेहत के लिए संतुलित आहार भी बना रहेगा। ठीक है माँ जी, मैं कोशिश करूँगी। शांति का सुझाव चारू को सहमत कर देता है, जिसके बाद वो 2 दिन में रोटी बनाया करती। पर जरूरत से ज्यादा चावल खाने की बुरी लत के कारण
वो दिन में आधा अधूरा खाना खाती और रात को जरूरत से ज्यादा चावल खाया करती। गुजरते वक्त के साथ लगातार चावल खाने के कारण उसकी सास शांति कहती है, बहू क्या बात है, आजकल तुझे इतनी सुस्ती क्यों छा रही है? पता नहीं माँ जी, नींद आ रही है, भारी भारी सा मन हो रहा है। ये तो होगा ही बहू, अब तेरी दिन रात चावल खाने की आदत तो छूटने से रही। चावल शरीर में सुस्ती लाते हैं, गैस की समस्या भी बढ़ाते हैं और रोटी के मुकाबले चावल ज्यादा जल्दी पच जाते हैं, जिसके कारण तुझे बार बार भूख लगती है। माँ जी मैं क्या करूँ, चाहकर भी मेरी चावल खाने की आदत कम ही नहीं होती है। रोटी के निवाले तो मानो मेरे गले से नीचे नहीं उतरते। बहू एक तरकीब है, तुझसे चावल नहीं छूट रहे ना क्योंकि तेरी जुबान को चावल का बुरा चस्का लगा हुआ है। तू चावल के आटे की रोटियां खाना शुरू कर। जब धीरे धीरे तुझे चावल के आटे की रोटियां भाने लगेगी तो तू गेहूं के आटे की रोटी भी खुद ब खुद खाने लगेगी। ये सही कहा आपने माँ जी। चावल खाने वाली चारू अपनी सास की बात से सहमति जाहिर करते हुए चावल के आटे की रोटियां खाना शुरू करती है। वक्त के साथ धीरे धीरे सिर्फ चावल खाने की आदी चारू अपनी ज्यादा मात्रा में चावल खाने की बुरी आदत को नियंत्रित करने में कामयाब हो जाती है और इस तरह चारू चावल के साथ रोटी और संतुलित आहार को भी अपने खाने में शामिल कर लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।